दोस्तों, इमेजिन करो आप एक बोरिंग सी 9 to 5 जॉब में फंसे हुए हो। पूरा दिन ऑफिस की दीवारों के बीच निकल जाता है और घर सिर्फ सोने के लिए जाते हो। पर एक दिन अचानक आपकी आंख खुलती है और आप एक 2 साल के नन्हे से बच्चे के शरीर में होते हो। हमारा प्रोटैगनिस्ट वैन के साथ बिल्कुल यही होता है। वो होश में आते ही हैरान रह जाता है कि उसके हाथ इतने छोटे क्यों हैं। बिना वक्त गवाए वो पूरे कमरे में दौड़ने लगता है ये समझने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो सीधा खिड़की की तरफ भागता है और बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक शानदार मेडिवल कैसल और एक पूरा शहर उसके सामने था। तभी उसकी मेट टिल घबराते हुए अंदर आती है। उसे लगता है कि वैन शायद खिड़की से बिना पैराशूट के स्काई डाइव करने का प्लान बना रहा है। वो उसे तुरंत नीचे उतारती है और डांटती है कि वहां खड़ा होना डेंजरस है। वैन बड़े आराम से कहता है कि वो बस सीनरी देखकर इतना खो गया था कि खुद को रोक नहीं पाया। टिल बेचारी शौक में आ जाती है क्योंकि एक 2 साल का बच्चा इतनी फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल रहा है। इस उम्र में तो इसे स्किबिडी टॉयलेट और फोर्टनाइट वाला ब्रेन वॉर देखना चाहिए था। जीनियस और रीइंकारनेशन। तभी वैन को धुंधली सी यादें आने लगती है कि वो पहले भी यहां रह चुका है। वो सोचा थोड़ा रिकैप कर ही लिया जाए तो वो टिल को बताता है कि उसका नाम वैन नेफर्टियो है और उसके पिता मार्केस जाउबा है। यही नहीं, उसे अपने तीनों बड़े भाइयों के नाम भी याद है। टिल को लगता है कि भाई ये बच्चा तो न्यूटन का दूसरा रूप है। ब्रेकफास्ट का वक्त होता है और 3 मेड्स वैन को घेर लेती है उसे खाना खिलाने के लिए, क्योंकि वो है ही इतना क्यूट। वैन को ये अटेंशन काफी पसंद आ रही है। भले ही शरीर बच्चे का है पर दिमाग तो वही मिडिल एज ढरकी वाला है ना। वैन के पिता जाओपा अपने बेटों से उनके दिन भर के प्लान्स पूछते हैं। बाकी सब तो अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं। फिर जाओपा वैन की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं कि उसका क्या प्लान है। वैन बड़े सीरियस होकर जवाब देता है कि उसे अभी कुछ नहीं पता, इसलिए वो बेसिक से शुरू करेगा और अपने देश की हिस्ट्री और कल्चर को समझेगा। उसके भाई तो उसे ऐसे बोलते देख दंग रह जाते हैं, पर जाओपा जोर से हंसते हैं कि उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें लगता है कि वैन उनकी और उनकी स्वर्गीय पत्नी की तरह फायर मैजिक में माहिर निकलेगा और उन्हें उससे काफी उम्मीदें हैं। वैन जानता है कि इस दुनिया में अलग अलग मैजिक एलिमेंट्स हैं, पर नोबल सिर्फ उन 4 एलिमेंट्स यानी कि फायर, वाटर, विंड और अर्थ को पसंद करते हैं जिनमें ऑफेंसिव पावर ज्यादा हो। बाकी सबको तो बेकार समझ। उसी दिन बाद में टिल उससे देश के बारे में सीखता है। वो ये जानकर काफी एक्साइटेड होता है कि यहां कितनी सारी इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं। टिल उसे बताती है कि वही पुराने एल्व्स, ड्वार्व्स और बाकी सब है, पर दूसरी मैट्स कहती है कि बच्चे को ये सब समझ नहीं आएगा। वैन उन्हें इग्नोरेंट बिचेस बोलकर इग्नोर करता है और टिल से मैजिक टूल्स के बारे में पूछने लगता है। टिल उसे मैजिक क्रिस्टल्स और रॉक्स के बारे में बताती है जो मैजिक स्टोर कर सकते हैं। जब वैन अभी सिर्फ बेसिक्स ही समझ रहा होता है, तभी पुराना बटलर एस्पार्टा उसके सामने किताबों का ढेर लगा देता है। वो कहता है कि प्रॉपर एजुकेशन शुरू करने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसे कितना आता है। वैन उसकी डरावनी मूंछों यानी कि मुस्टैश को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि उसे पढ़ना तो नहीं आता, पर थोड़ी बहुत मैथ आती है। बटलर एकदम बेसिक सवाल पूछता है, 3+5 कितने होते हैं? जब वैन बिना उंगलियों पर गिने जवाब दे देता है तो बटलर इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो खुद उसे पढ़ाने का फैसला करता है। वैन समझ जाता है कि अब उसकी बैंड बजने वाली है, और होता भी वही है। एस्पर्टा उसे सुबह से शाम तक पढ़ाता है, पर इसका फायदा यह होता है कि वैन सिर्फ कुछ ही हफ्तों में लिखना और पढ़ना सीख जाता है। स्वॉर्ड्स, स्किल्स एंड सोशल स्टेटस। वक्त गुजरता है और जब वैन 4 साल का होता है तो उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग शुरू होती है। उसका पहला पार्टनर टिल होती है, जो ऐसे डॉज करती है जैसे उसे वैन की लकड़ी की तलवार से एलर्जी हो। एक भी शॉट ना मार पाने की वजह से वैन घुटनों के बल गिर जाता है और टिल उसे चढ़ाती है कि वो जीत गई। वैन गुस्से में उसके पीछे भागता है, पर बाकी जलन वाली मेड्स टिल को पकड़ लेती हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो एक नोबल की बेइज्जती कर रही है। वो वैन से कहती है कि उसे सजा दो, पर वैन कहता है कि कोई बात नहीं, पर मेंस की सुई वही अटकी रहती है। तो वैन बस टिल के माथे पर एक हल्का सा फ्लिक करता है और कहता है कि लो, इंसाफ हो गया। अगले 1 साल तक वैन तलवारबाजी पर फोकस करता है। 5 साल की उम्र तक वो सीनियर स्टूडेंट्स को भी हरा देता है, क्योंकि वो तो बेचारे बच्चे हैं और ये एक मैच्योर दिमाग वाला आदमी। बाकी स्टूडेंट्स हैरान है कि वैन ना सिर्फ कॉम्बैट में जीनियस है, बल्कि उन जैसे लोअर स्टेटस वाले लोगों के साथ भी कितना तमीज से पेश आता है। तभी नाइट कमांडर का डेप्यूटी डी वहां आता है और वैन के हाथ चेक करता है। वो देखता है कि वैन के हाथ बहुत स्मूथ है, कोई निशान यानी कि कैलिसेस नहीं है। तो वो हैरान होता है कि बिना प्रैक्टिस की ये इतना अच्छा कैसे हो गया। वैन बताता है कि वो पढ़ाई में इतना बिजी रहता है कि ट्रेनिंग का वक्त ही नहीं मिलता। तब डी मजे मजे मैं बता देता है कि मार्केस ने ही एस्पर्टा को ऑर्डर दिया था कि वैन की पढ़ाई को 3 गुना मुश्किल कर दिया जाए। वैन के लिए यह एक शौक था, पर अब उसे ऑफर करता है कि अगर वो चाहे तो वो मार्केस से बात करके उसकी पढ़ाई कम करवा देगा ताकि वो देश का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बन सके। वैन कहता है कि उसे दोनों चीजें करनी है, तो डी उसे खुद ट्रेन करने का फैसला करता है
वो कहता है कि वो बच्चा समझकर उस पर रहम खाएगा, पर यह किसी पॉलिटिशियन के वादे से भी बड़ा झूठ था। डी की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक थी, पर फिर भी वैन अपनी इस नई जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। एक और साल बीत गया और अब 6 साल का वैन पूरे इलाके में एक जीन पर किताबों और तलवार के बीच रहकर वो थक गया था। तो एक दिन वो टिल से कहता है कि उसे बाहर जाना है। टिल उसे 2 नाइट्स के साथ मार्केट ले जाती है। वैन अलग अलग तरह की शॉप्स देखकर बहुत खुश होता है। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी बिल्डिंग पर पड़ती है। टिल बताती है कि यह मेरी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जो पूरे देश की सबसे बड़ी कंपनी है। वैन को समझ आता है कि यह इस दुनिया का वॉलमार्ट है। अचानक वो देखता है कि एक आदमी एक गंदे से बच्चे को खसीट रहा है। वो आदमी वैन को कहता है कि इधर मत देखो, कोई तमाशा नहीं चल रहा। ये सुनते ही वैन के नाइट्स अपनी तलवारें निकाल लेते हैं उस आदमी का सर कलम करने के लिए जिसने एक नोबल की इंसल्ट करने की जरूरत की। भाइयों, वैन उन्हें तुरंत रोक लेता है और उस आदमी से पूछता है कि वो उस बच्चे को ऐसे घसीट कर कहाँ ले जा रहा है। वो घमंडी आदमी बड़े होश में जवाब, वैन के लिए ये न्यूज किसी झटके से कम नहीं थी। पर टिल उसे समझाती है कि इस दुनिया में गरीब लोग अक्सर थोड़े एक्स्ट्रा कैश के लिए अपने बच्चों को बेच देते हैं। वैन को यह सुनकर घिन आती है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वहां एक टी है एंड मम्मी एंट्री मारती है, जो माकी के सबसे छोटे बेटे को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। टिल बड़े गर्व से वैन का फैमिली क्रश दिखाती है, जिस पर वो लेडी अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम रोजली है और वो मेरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। वैन बिना टाइम वेस्ट किए रोजली से पूछता है कि उस नीले बालों वाले लड़के की कीमत क्या होगी। रोजली एक नजर उस बच्चे पर डालती है और उसके बाप से पूछती है कि क्या इसके पास कोई मैजिक एट्रीब्यूट है। बाप जवाब देता है कि इसके पास चोरी करने वाला मैजिक है। तो रोजली कहती है कि भाई, इसके तो सिर्फ 3 बड़े सिल्वर कॉइन्स ही मिलेंगे। ये सुनकर वो बुड्ढा हरामी गुस्से में आ जाता है और अपने बेटे को लातों से पीटने लगता है, ये कहकर कि तू इतना यूजलेस है कि रोजली उसे थोड़ा रहम करने को कहती है, पर वो उसे किसी और दुकान पर ले जाने की जिद करता है ताकि बेहतर रैक मिल सके। तभी वैन बीच में आकर ऑफर देता है कि वो उस लड़के को 5 सिल्वर कॉइन्स में खरीद लेगा और वो लालची बुड्ढा तुरंत मान जाता है। वैन उस लड़के को आजाद करता है और उसका नाम पूछता है। वो लड़का बिना डरे वैन का हाथ पकड़कर खड़ा होता है और अपना नाम काम बताता है। वैन उसे कहता है कि अब तुम जहां चाहो जा सकते हो, पर टिल हैरान होकर पूछती है कि अभी तो इसे खरीदा है, तो इसे जाने क्यों दे रहे हो। वैन कहता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता था। फिर उसे पता चलता है कि काम का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो उसे अपने मैंशन ले जाने का फैसला करता है। पर नाइट्स उसे समझाते हैं कि बिना किसी पहचान के वो उसे मैंशन नहीं ले जा सकते, उसे एक स्लेव की तरह ही साथ रखना पड़े। उसे ये सुनकर दुख होता है, पर जब काम खुद इसके लिए राजी हो जाता है तो वैन मान जाता है। रोजली उन्हें रोकती है और कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करना पड़ेगा। वो दोनों का हाथ पकड़ती है और एक स्पेल कास्ट करती है, जिससे काम के हाथ के पीछे एक टैटू बन जाता है। ये इस बात का सबूत था कि अब वो वैन का सेवक है। वैन काम को मेंशन ले आता है और वो जल्द ही एक लॉयल और टैलेंटेड सर्वेंट बन जाता है। एक दिन काम वैन के पास आता है और बताता है कि डी उसे ढूंढ रहा है। वैन उसे एक कुकी की रिश्वत देता है ताकि वो डी से झूठ बोल दे कि वैन यहां नहीं है। काम कुकी तो खा लेता है, पर कहता है कि डी को पता है आप यही हो। फिर भी वैन उसे कहता है कि कोई ना कोई कहानी पका देना। तब वैन नोटिस करता है कि काम ने वो ग्लव्स नहीं पहने जो उसने दिलाए थे। काम कहता है कि वो अपना टैटू दुनिया को दिखाना चाहता है, क्योंकि ये सबूत है कि वो वैन की सेवा करता है। पर जैसे ही वैन कहता है कि उसे उसका ग्लव्स पहनना ज्यादा पसंद आएगा, काम तुरंत मान जाता है। तभी डी दरवाजा खटखटाता है और काम बाहर जाके कह देता है कि वैन यहां नहीं है। डी कहता है कि अभी एक नौकर ने उसे अंदर जाते दिखा है। तो काम पलटकर जवाब देता है कि उसने जरूर दिन दहाड़े नशा कर रखा होगा। डी को शक होता है क्योंकि काम के मुंह पर कुकी के क्रम्स लगे थे, पर वो तुरंत मुंह साफ करके कहता है कि शायद आपने नशा किया है जो आपको ये सब दिख रहा है। डी उस स्लेव लड़के की हिम्मत देखकर इंप्रेस हो जाता है कि वो अपने मास्टर के लिए उससे भी भिड़ गया, इसलिए वो वैन की जगह काम को ही रगड़ने का फैसला करता है। 2 साल और बीत जाते हैं और वैन अब 8 साल का हो गया है, यानी उसकी अप्रेजन सेरेमनी का वक्त आ गया है। सबको उससे बहुत उम्मीदें हैं। लोग चाहते हैं कि वो उनका अगला लॉर्ड बने, क्योंकि वो जीनियस होने के साथ साथ बहुत नेक दिल भी है। उसके पिता को पूरा यकीन है कि वैन के पास फायर मैजिक होगा, पर उनकी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाती हैं जब पता चलता है कि वैन के पास प्रोडक्शन मैजिक है। जाओबा कहता है कि नोबल एस के लिए यह सबसे घटिया मैजिक है, क्योंकि इससे सिर्फ रॉ मटेरियल और इमेजिनेशन से तलवारें और सामान बनाया जाता है। वो कहता है कि यह काम तो बिना मैजिक के भी हो सकता है और किसी नोबल को लोहार यानी ब्लैक स्मिथ बनने की जरूरत नहीं है। जाओपा गुस्से में पागल हो जाता है, क्योंकि वो और उसकी वाइफ दोनों स्ट्रॉन्ग फायर मैजिस्ट थे और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनका बेटा इतना कमजोर मैजिक रखे। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि उसे ये गलती पहले ही सुधार लेनी चाहिए थी। वैन डर के मारे जम जाता है, पर इससे पहले कि उसके पिता उस पर हमला करे, उसका सबसे बड़ा भाई मिरसिया बीच में आ जाता है। वो सुझाव देता है कि उनके टेरिटरी में एक पिछड़ा हुआ गांव है जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ।
तो क्यों ना वैन को वहां का लॉट बनाकर भेज दिया जाए। जाओपा वजह पूछता है तो मिरसिया बताता है कि उस नेमेलिस गांव में सिर्फ 100 लोग हैं, वहां कुछ भी नहीं है, और उत्तर में पहाड़ों पर खतरनाक मॉन्स्टर्स है। साथ ही पड़ोस में दूसरे नोबल की जमीन है और दुश्मन किंगडम जेलेनेटा भी वही पास में है। जाओपा को यह प्लान पसंद आता है क्योंकि वो गांव नया है और वहां के लोग उनके लॉयल नहीं हैं, तो अपने परिवार की किसी सदस्य को भेजना एक अच्छा फैसला होगा। वो मिरस और वैन को तुरंत निकलने का ऑर्डर देता है। सबके जाने के बाद मिरसिया वैन से माफी मांगता है कि उसने इतनी मुश्किल जगह उसे भेजा, पर वो उसे अपने पिता के हाथों मरने से बचाना चाहता था। वैन उसे जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और मिरसिया वादा करता है कि वो वैन की हर संभव मदद करेगा। वैन अपनी पैकिंग शुरू करता है और टेल मार्केस पर काफी गुस्सा होती है, पर वैन कहता है कि वो एक्चुअली खुश है क्योंकि वहां उसे काफी फ्री टाइम मिलेगा जब सामान कैरेज में लोड हो रहा होता है। कि उसके पिता ने उसे कोई नाइट नहीं दिया और मिरसिया को गार्ड्स हायर करने पड़े। पहले सिर्फ काम को साथ जाने की इजाजत थी, पर मिरसिया की वजह से अब टिल्गी साथ जा रही है। अचानक डी वहां आता है और कहता है कि वो भी साथ चल रहा है ताकि वैन की ट्रेनिंग पूरी कर सके। वैन बिल्कुल नहीं चाहता कि डी चले और कहता है कि पिता ने मना किया है। डी कहता है कि यही नहीं, बटलर एस्पार्टा भी वहां आ जाता है और बताता है कि उसने मैंशन से अर्ली रिटायरमेंट ले लिए और अब वो वैन के साथ चलकर उसे पढ़ाना जारी रखेगा। जैसे ही कैरेज आगे बढ़ना शुरू करती है, वैन थोड़ा उदास महसूस करता है क्योंकि उसके बाप ने उसे इतनी खुफिया तरीके से शहर से निकाला है कि वो अपना फैमिली क्रेस्ट अक्यूज नहीं कर सकता। पर भाई, ट्विस्ट तो देखो, पूरा शहर उसे विदा करने के लिए इकट्ठा हो गया है।